तो पार्ट नंबर थर्ड में आपका स्वागत है। बाजार संतुलन पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर वन, पार्ट नंबर टू हो चुका है हमारा। अब पार्ट नंबर थर्ड में हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले राशनिंग की हम बात करेंगे कि राशनिंग होता क्या है। मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है ये चीज कि राशनिंग के अंतर्गत कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, मैंने बताया था ना, जिसमें इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो लगभग दोनों का नाम सेम ही है इंग्लिश में, बाकियों का भी नाम मैंने इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो राशनिंग के अंतर्गत उपभोक्ता की मांग का एक निश्चित भाग, राशनिंग के अंतर्गत उपभोक्ता की जो मांग होती है उसका एक निश्चित भाग संतुलित कीमत से कम कीमत पर, संतुलित कीमत से कम कीमत पर पूरा किया जाता है। तो राशनिंग क्या होती है? राशनिंग के अंतर्गत उपभोक्ता की मांग का एक निश्चित भाग संतुलित कीमत से भी कम कीमत पर पूरा किया जाता है। राशनिंग की दुकान आपने देखी होगी बेटा, ये इसी कॉन्सेप्ट के तहत कर रहा है। ठीक है, यह किसी वस्तु या सेवा की कमी, यानी इसकी कमी हो रखी है, उससे निपटने के लिए उसके वितरण को नियंत्रित करने की एक तकनीक है। नियंत्रित करने की तकनीक है। ध्यान से समझना, मैं बोलना क्या चाहता हूं बेटा कि राशनिंग के अंतर्गत उपभोक्ता की मांग का एक बहुत बड़ा भाग या एक निश्चित भाग संतुलित कीमत से कम कीमत पर पूरा किया जाता है। ये बात तो समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस से कम प्राइस पे इसको पूरा किया जाएगा। नंबर दो, यह किसी वस्तु या सेवा की जो कमी है उससे निपटने के लिए उसके वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को नियंत्रित करने की एक तकनीक है। क्लियर, नियंत्रित करने की तकनीक है। यहां तक समझ में आ गया। ये पहली डेफिनेशन थी। दूसरा हमारा डेफिनेशन आती है काला बाजार। क्या आती है? काला बाजार आता है, जिसको हम ब्लैक मार्केट कहते हैं बेटा। ठीक है, मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ ब्लैक मार्केट। यह एक ऐसा बाजार है जिसके अंतर्गत वस्तु को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य, यानी जो सरकार जो मैक्सिमम प्राइस जो डिसाइड करती है, जैसे कि इस मार्केट का जो प्राइस है वो 25 रुपए है, तो 25 रुपए जो मैक्सिमम प्राइस है उससे अधिक कीमत पर खरीदा या बेचा जाता है। तो इसका मतलब जब वस्तु को उसकी जो अधिकतम कीमत है उससे भी अधिक कीमत पर, यानी अधिकतम कीमत 25 रुपए है, उससे अधिक, यानी इसका मतलब 35 पे 45 पे इसको खरीदा बेचा जा रहा है, तो समझ लो इसकी काला बाजारी चल रही है। क्या चल रही है? काला बाजारी। तो उसने बोला गौरा शांत हो, पढ़ा दो मामा को। ठीक है, तो उसने बोला यह एक ऐसा बाजार है जिसके अंतर्गत वस्तु को सरकार द्वारा जो निर्धारित अधिकतम मूल्य होता है उससे अधिक कीमत पर खरीदा और बेचा जाता है। उससे अधिक कीमत पर खरीदा और बेचा जाता है। तो दो पॉइंट समझ में आ गया। पहला पॉइंट, राशनिंग के अंतर्गत उपभोक्ता की जो मांग का एक निश्चित भाग को संतुलित कीमत से कम कीमत पर क्या किया जाता है? पूरा किया जाता है। ठीक है, यह किसी वस्तु या सेवा की जो कमी है उससे निपटने के लिए उसके वितरण से संबंधित तकनीक होती है। ठीक है, देन उसके बाद ब्लैक मार्केट की अगर हम बात करें, काला बाजार, तो यह एक ऐसा बाजार होता है जिसके अंतर्गत वस्तु की जो सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम कीमत होती है ना, उस मूल्य से भी अधिक कीमत पर उसको खरीदा और बेचा जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ पे ये परेशान कर रही है मेरे को। इधर आ जाए, यहाँ पे आ जाए, आना है, यहाँ पे आना है। हाँ, क्या लिखेगी? ABCD लिखेगी। आ जल्दी आ, जल्दी लिख फटाफट से, मैं पढ़ा दूँ। तुम डिस्टर्ब कर रहे हो मेरे को वीडियो बनाने में। जल्दी आओ, मार्कर पकड़ो, अपना मार्कर पकड़ो। ये यहाँ पे ABCD लिखने के लिए आई है। लिखो यहाँ पे ABCD, मार्कर लो, अपना मार्कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे A लिखो। ये पूरा का पूरा वीडियो खराब कर देगी अगर इसको जल्दी जल्दी यहाँ से नहीं भगाया गया तो। यहाँ पे नीचे लिखो, यहाँ पे A लिखो। नहीं चल रहा है ये वाला मार्कर, तो आपने सारा मार्कर घिस दिया है ना। अब मैं फटाफट से पढ़ा दूं पहले, फिर आप आराम से ABCD देखना है। आप मार्कर सारे खराब कर रहे हो, पता है, उसमें इंक भरने पे लगाओ, आप खराब कर रहे हो। आप शांति से बैठ जाओ। यहाँ तक हो गया? फटाफट से या तो नोट डाउन करो, पहले फटाफट से दो डेफिनेशन आप नोट डाउन करिए। अब आगे बढ़ते हैं। वो दो डेफिनेशन मैंने हटा दी है जो मैंने आपको पढ़ा दी है। अब आगे बढ़ते हैं और इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं, जो है व्यवहार्य उद्योग यानी वायबल इंडस्ट्री, ठीक है, और नॉन वायबल इंडस्ट्री यानी अव्यवहार्य उद्योग क्या होता है। ठीक है ना। तो उसके बीच में डिफरेंस को हम कैसे लिखेंगे? तो वो डेफिनेशन एक आ जाएगी, ठीक है, और उसकी दूसरा जो अर्थार्थ के नाम वाले दूसरा पॉइंट से बना सकते हो आप। तो 2 पॉइंट इससे हो गए, 2 पॉइंट इसके हो गए, तो 2 पॉइंट तो हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है, और चौथा इसका कर्व हो जाएगा। तो 4 पॉइंट हो जाएंगे, तो अच्छा खासा एक डिफरेंस आपके लिए बन जाएगा। ठीक है ना। और साथ ही साथ इसको समझने की कोशिश भी करो। ठीक है, क्या व्यवहार्य उद्योग यानी वायबल इंडस्ट्री होता क्या है? इसने बोला एक उद्योग आर्थिक तौर पर
व्यवहार्य तब कहलाता है, थोड़ा बोलने में अटपटा सा है, ठीक है। व्यवहार्य तब कहलाता है जब न्यूनतम कीमत पर, क्या लिखा हुआ है, न्यूनतम कीमत पर बाजार में उस वस्तु की कुछ मांग होती है। इसका मतलब जो न्यूनतम कीमत है, ठीक है, उस पर वस्तु की कुछ ना कुछ मांग वहां पे है। क्लियर हो गया। अर्थात कोई ऐसी भी कीमत होती है, कोई ऐसी भी कीमत होती है जहां पर मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो उसने बोला वायबल इंडस्ट्री, मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, वायबल इंडस्ट्री यानी एक ऐसी इंडस्ट्री आर्थिक तौर पर एक तब वायबल कहलाता है, एक उद्योग तब आर्थिक तौर पर वायबल कहलाता है जब न्यूनतम कीमत पर बाजार में उस वस्तु की कुछ मांग होती है। अर्थात कोई ऐसी भी कीमत होती है जिस पर मांग तथा पूर्ति दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां तक समझ में आ गया। ये था तुम्हारा वायबल इंडस्ट्री का पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले, नॉन वायबल इंडस्ट्री। ठीक है, नॉन वायबल इंडस्ट्री थोड़ा बोलने में मैंने बताया अटपटा है, इसलिए मैं इंग्लिश वाले वर्ड यूज कर रहा हूं। ठीक है, एक उद्योग अव्यवहार्य तब होता है, यानी नॉन वायबल तब होता है जब न्यूनतम कीमत पर बाजार में वस्तु का कोई क्रेता नहीं होता। इसके मतलब इसका मांग नहीं है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि वायबल इंडस्ट्री आर्थिक तौर पर, एक उद्योग आर्थिक तौर पर वायबल तब कहलाता है जब न्यूनतम कीमत पर बाजार में उस वस्तु की कुछ मांग होती है। पहला पॉइंट क्लियर। इसमें हम लिखेंगे एक उद्योग नॉन वायबल तब कहलाता है जब न्यूनतम कीमत पर बाजार में उस वस्तु का कोई क्रेता नहीं होता, यानी खरीदने वाला कोई नहीं है। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, या अर्थात कोई ऐसी भी कीमत होती है जिस कीमत पर मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात कोई ऐसी कीमत नहीं होती, यहां पे नहीं लिखा है, जिस पर वस्तु की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे। तो दो पॉइंट क्लियर हो गए, अच्छे से समझ में आता ना। देन उसके बाद ये व्यवहार्य उद्योग की स्थिति में मांग तथा पूर्ति एक दूसरे को किसी बिंदु पर अवश्य काटेंगे। यानी समझ लो कि काटेंगे लिख लो या काटते हैं, कि व्यवहार्य उद्योग की स्थिति में मांग तथा पूर्ति वक्र एक दूसरे को किसी न किसी या क्या किसी बिंदु पर अवश्य काटते हैं। काटते हैं, ये कर दो ऐसे, काटते हैं, किसी बिंदु पर अवश्य एक दूसरे को काटेंगे। क्लियर है। जबकि अव्यवहार्य उद्योग की स्थिति में पूर्ति वक्र यानी जो सप्लाई कर्व है एस, वो मांग वक्र के क्या होगा, ऊपर रहता है। यानी सप्लाई कर्व आपका डिमांड वक्र के, यानी जो मांग वक्र है, ठीक है, डिमांड कर्व है, उसके ऊपर रहता है। दोनों ही वक्र कहीं पर भी एक दूसरे से नहीं मिलते, मतलब एक दूसरे को नहीं काटते। यहां पे काटते ही नहीं है, नहीं काटते। ठीक है, और ना ही एक दूसरे लिखा तो मैंने फिर, और ना ही एक दूसरे को काटते हैं, ना तो मिलते हैं ना ही एक दूसरे को काटते हैं, लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। थोड़ा अटपटा है बट समझने की कोशिश करो बेटा। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान, इसका डायग्राम, इसका जो कर्व है वो बना के दिखाऊंगा। ठीक है, एक उद्योग वायबल, आर्थिक तौर पर वायबल तब कहलाता है जब न्यूनतम कीमत पर बाजार में उस वस्तु की, न्यूनतम कीमत पर बाजार में वस्तु की कुछ मांग होती है। और एक उद्योग जो नॉन वायबल तब होता है जब न्यूनतम कीमत पर बाजार में वस्तु का कोई क्रेता नहीं होता है। क्लियर हो गया। अर्थात कोई ऐसी भी कीमत होती है जिस पर मांग तथा पूर्ति वक्र एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात कोई ऐसी कीमत नहीं होती जिस पर वस्तु की मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो। यानी यहाँ पे ऐसी कोई कीमत नहीं मिलने वाली जहाँ पे वस्तु की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो। तो ये दो पॉइंट तो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। फिर मैंने कहा कि जो वायबल उद्योग है उस स्थिति में मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को किसी बिंदु पर अवश्य काटते हैं, जबकि जो नॉन वायबल उद्योग होता है उस स्थिति में पूर्ति वक्र मांग वक्र के ऊपर होता है, पूर्ति वक्र मांग वक्र के ऊपर होगा, और दोनों वक्र कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलते, कभी नहीं मिलेंगे, और ना ही एक दूसरे को क्या है, काटते हैं। क्लियर हो गया। नोट डाउन करो फटाफट से, इसका कर्व बनाते बेटा। अब ध्यान से आगे देखिए बेटा। देखो यहाँ पे क्या है, ये वायबल इंडस्ट्री के नॉन वायबल इंडस्ट्री का कर्व है। यहाँ पे एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस 0 और वाई एक्सिस लिखा है। नीचे मैंने मांग पूर्ति दिखाया है, साइड में मैंने कीमत दिखाया है। ठीक है, पहले वाला बिल्कुल सिंपल सा बनेगा, ये आपका डिमांड कर्व है डी डी, ये आपका सप्लाई कर्व है एस एस। ठीक है, इस तरह से मिलता हुआ दिखेगा। ये होता आपका सिंपल सा, इसमें क्या है, मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, वायबल इंडस्ट्री हो गया। आप बना सकते हो साथ साथ में।
ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, वायबल इंडस्ट्री हो गया। ठीक, ये हो गया। अब इस वाले में क्या बताया था मैंने, सप्लाई कर्व डिमांड कर्व से ऊपर होता है, तो सप्लाई कर्व कुछ इस तरह का मान लो। ठीक है, ये आपका सप्लाई कर्व हो गया। ठीक है, और ये आपका डिमांड कर्व हो गया, ये डी डी सप्लाई कर्व हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, डिमांड कर्व हो गया। तो कुछ इस तरह का क्या है यहाँ पे डायग्राम बनता है, सप्लाई कर्व ऊपर होगा, डिमांड कर्व नीचे होगा, यहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे ये। ठीक है ना, यहाँ पे जो कीमत है, ठीक है, इस तरह से आप इसको कीमत में दिखा सकते हो, ये पी है आपकी। तो कोई ना कोई ऐसी कीमत जरूर आएगी जहां पे डिमांड सप्लाई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ पे क्या है, सप्लाई ऊपर है, डिमांड ये है, कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं और सप्लाई ऊपर ही रहेगा। ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। फटाफट से बना लीजिए इसको, समझ में आ गया होगा जहां तक है। ठीक है, कोशिश है फटाफट से बस जितने ज्यादा हो सके कंटेंट को मैं आपके लिए डालूं। ठीक है, ये थोड़ा अटपटा सा था, बोलने में भी अटपटा था। ठीक है ना, क्योंकि बोला जाए तो व्यवहार्य उद्योग और अव्यवहार्य उद्योग है ना, समथिंग ये है। तो प्लीज बना लीजिए फटाफट से, कंटेंट आसान है बट इसमें। ठीक है ना, तकरीबन 4 पॉइंट आपको बन जाएंगे, 2 डेफिनेशन के अंदर से निकल जाएंगे 2 पॉइंट। ठीक है, एक नीचे हो जाएगा और एक कर्व हो जाएगा, तो फिर कर्व को थोड़ा एक्सप्लेन कर लो, समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है ना, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब आगे देखिए फटाफट से। ठीक है, कुछ बेस बनाते हैं, क्योंकि अब हमारे कर्व स्टार्ट होने वाले हैं इस चैप्टर में, जो भी इक्विलिब्रियम लेवल पे जो संतुलन कीमत पे जो कर्व बनते हैं सब बनाने में। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको मैं कुछ बेसिक चीजें याद दिला देता हूँ। देखो, आपने पढ़ा था मांग का नियम। ठीक है, क्या पढ़ा था, मांग का नियम, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और मांग का नियम क्या कहता था वो कहता था अन्य बातें समान रहने पर। ठीक है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ज्यादा डीप लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये चीजें तो आपने पढ़ी हुई है। ठीक है ना, हमें तो इस चैप्टर की बात कर रही है, वो आपको डीप में पढ़ाऊंगा, चैप्टर डीप में पढ़ाऊंगा। बाकी ये चीजें याद दिला रहा हूँ कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा है पहले भी, कि मांग का नियम कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर। ठीक है, जब किसी वस्तु की यहाँ प्राइस कर देता हूँ या क्वांटिटी डिमांड कर देता हूँ। ठीक है ना, जब किसी वस्तु की कीमत क्या होती है, कम होती है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और कीमत जब बढ़ जाती है तो उस वस्तु की डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। यही पढ़ा था। कौन सा संबंध होता है यहाँ पे बेटा, आपको विलोम संबंध देखने को मिलता है। क्या दिखता है, विलोम संबंध बोलूं, विपरीत संबंध बोलूं, अप्रत्यक्ष संबंध बोलूं, ठीक है, या ऋणात्मक संबंध बोलूं, चल जाएगा। ठीक है ना, ऋणात्मक। तो मांग का नियम क्या कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और मांग की जो मात्रा होती है उसके बीच में क्या विपरीत संबंध आपको देखने को मिलता है। कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है और कीमत के बढ़ने पर मांग क्या होती है, कम होती है। क्लियर हो, यही आपने पढ़ा था, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर मैंने आपको सप्लाई का चैप्टर पढ़ाया बेटा। ठीक है, फिर मैंने वहां पे पूर्ति का नियम पढ़ाया था आपको, पूर्ति का नियम मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और पूर्ति का नियम क्या कहता था, अगर आप ध्यान दो तो वहां पे भी था अन्य बातें समान रहने पर, यहाँ पे क्यूएस कर देता हूँ, क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है ना, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ती है, और कीमत घटती है तो उसकी पूर्ति भी घटती है। तो कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटने पर पूर्ति भी घट जाएगी साथ में। तो कौन सा संबंध है यहाँ पे, धनात्मक, या सीधा बोलूं या प्रत्यक्ष बोल लूं, एक ही बात है, प्रत्यक्ष संबंध। धनात्मक यानी प्रत्यक्ष संबंध। क्लियर हो गया यहां तक तो ये आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे, क्योंकि पूर्ति वाले में धनात्मक संबंध देखने को मिलता था, यहां पे आपको ऋणात्मक यानी विलोम संबंध देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। मगर अब जो बात आ रही है बेटा, वो आ रही है आपकी संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, आपको देखो, ध्यान से देखो क्या देखने को मिलेगा, मांग में और दूसरी तरफ पूर्ति में क्या देखने को मिलने वाला है। अगर आपने ये चीज समझ ली ना आज ये, तो सारे के सारे जितने भी ग्राफ होंगे ना वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, और कंक्लूजन निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा, और आपको पता भी चल जाएगा कि जो आपने ग्राफ बनाया वो सही है या नहीं है। क्योंकि पेपर में आता है
कि बताओ इससे कीमत पर और मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बच्चों को समझ नहीं आता यार जो मैंने लिखा है कि कीमत बढ़ गई या मात्रा घट गई, समथिंग जो भी लिखा है क्या ये सही है या गलत है, बच्चों को पता ही नहीं होता। बट अगर आपको एक कॉन्सेप्ट या ये वाला कॉन्सेप्ट पता है ना, तो बच्चे हर किसी बच्चे को पता होगा पहले से कि मेरा डायग्राम सही है कि गलत है ना। ये लिख के देता हूं मैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मांग का नियम पता हो आपको, फिर आपूर्ति का नियम पता हो, ये पता है आपको। मगर संतुलन की अवस्था में, संतुलन कब होता है ये आपको मैंने बताया था, जब आप डायग्राम बनाकर क्रॉस लगा दोगे, यानी जब भी क्रॉस लग रहा है तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा मांग वाले में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मान लो प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, यहाँ पे भी प्राइस है और क्वांटिटी सप्लाई है ना। तो क्या देखने को मिलने वाला है आपको कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो ये क्वांटिटी डिमांड घटेगी। यानी कौन सा संबंध दिखेगा यहाँ पे आपको, धनात्मक कौन सा, धनात्मक, जिसको मैं प्रत्यक्ष बोल लूं या सीधा बोल लूं, प्रत्यक्ष संबंध देखने को मिलेगा। और यहां पे क्या देखने को मिलेगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई घटेगी, या प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी। इन कौन सा संबंध दिखेगा, ऋणात्मक, जिसको मैं विलोम बोल दूं या विपरीत बोल दूं, विलोम संबंध। यानी एक चीज देखने को मिल गई है कि संतुलन की अवस्था में आपके लॉ अप्लाई नहीं होते। एक चीज याद रखना, जब भी संतुलन की अवस्था में डायग्राम बनेगा तो आपका जो लॉ है ना वहां लगेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मांग का नियम कहता था ऋणात्मक संबंध, संतुलन की अवस्था में पहुंच जाएगा धनात्मक में। यानी मांग का नियम वहां पे, जहां पे उल्टा दिख रहा था कि प्राइस बढ़ेगा तो मांग घटेगी, अब ऐसा नहीं है, प्राइस बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगी। समझ में आ गया। पूर्ति में जहां धनात्मक संबंध होता था वहां ऋणात्मक संबंध दिखेगा आपको। समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि समझ जाना कि नॉर्मल कर्व बन रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं अपने अपने चैप्टर का, बट अगर इस चैप्टर का कर्व बन रहा है और वहां अगर आपकी मात्रा बढ़ रही है, आपकी मात्रा बढ़ रही है तो डिमांड का क्या हो रहा होगा। देखो मात्रा बढ़ रही है तो गारंटीड है प्राइस भी बढ़ रही है। प्राइस पे ध्यान दो, अगर तो कोई आपसे पूछेगा मात्रा बढ़ रही है तो प्राइस पे क्या हो रहा होगा, प्राइस भी बढ़ेगा। देख लेना, मैं कर्व स्पेशली बना के दिखाऊंगा, जब मैं कर्व बनाऊंगा सारे तो आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि देखो हमारे जो लॉ है ना बिल्कुल पलट गए, जहां ऋणात्मकता वहां धनात्मक हो गया, जहां धनात्मकता वहां ऋणात्मक हो गया। ये प्रैक्टिकली करके दिखाना है मैंने आपको, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे आता है कि अगर मान लो कि अगर मैं किसी की वस्तु की पूर्ति को कम कर दूं, वस्तु की पूर्ति को कम कर दूं तो संतुलित कीमत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और वस्तु की कीमत कम कर रहे हैं ना तो संतुलित कीमत पे क्या होगा, तो सॉरी वस्तु की पूर्ति कम कर रहे हैं तो संतुलित कीमत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पूर्ति कम किया ना मैंने, तो दिमाग में अपना आप ही आंसर आ जाएगा, पूर्ति कम हुई है ना तो गारंटीड है कीमत बड़ी होगी, क्योंकि उल्टा चल रहा है यहाँ पे। पूर्ति कम चाहिए तो उल्टा होता है ना, ऋणात्मक हो जाता है। अब बना के देख लो, करो, गारंटीड है पूर्ति, वहां पे क्या कीमत बढ़ेगी बात समझ आ गया ना। आप वहां पे देख लो। अब मैं रिपीट कर रहा हूं उस चीज को कि अगर मान लो क्वेश्चन में आ रहा है कि किसी वस्तु की पूर्ति को अगर मैं गिरा दूं, पूर्ति को गिरा दूं तो संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो संतुलित कीमत बढ़ जाएगी। बना के देख लेना, यही आएगा आंसर। बात समझ आ गया ना। मैं रफली एक डायग्राम बना के दिखाई देता हूं आपको यहाँ पे, इसी का जो मैं अभी बोल रहा हूँ। सपोज करो मैंने ये करा, बट इसके लिए बता बेटा आप स्केल का यूज जरूर करना, ठीक है ना। बिना स्केल के करोगे दिक्कत हो जाएगी। ये आपका सप्लाई कर्व है, ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है। अब उसने बोला पूर्ति को कम कर दो, पूर्ति को कम कर दो बेटा, कम पीछे की तरफ होती है, ठीक है। ये सब सिखाऊंगा मैं, ठीक है। ये मैंने पूर्ति कम कर दी, देखो पूर्ति पीछे की तरफ आ गई है बैक साइड, तो उसने डिमांड को यहां कट किया है ना, और जहां पे कट किया वहां पे मिला के देख लो। तो ये पहले P था, P1 हो गया, यानी प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। देखो वही तो हो रहा है, पूर्ति कम होने पर प्राइस क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इसका मतलब आपका जो लॉ होते थे ना बेटा वो नहीं लगने वाले, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो बस आपका दिमाग आप फोकस में आ गया होगा, समझ में आ गया कि जो लॉ ऑफ डिमांड कहता था कि विपरीत संबंध होगा, लॉ ऑफ जो मांग का नियम कहता था विपरीत संबंध, अब यहाँ धनात्मक संबंध देखने को मिलेगा। जो धनात्मक संबंध की बातें बोला करता था, यहाँ इस वाले चैप्टर में एक संतुलन लगते ही क्या लग जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। तो पता कैसे चलेगा किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, संतुलन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है या फिर क्या नाम है मांग और पूर्ति, पता कैसे चलेगा बेटा। पता चलेगा कि उस क्वेश्चन में संतुलन वर्ड लिखा होगा, संतुलित कीमत लिखा होगा, चेन इफेक्ट लिखा होता है, बस में चेन इफेक्ट लिखा होगा या संतुलित कीमत, संतुलन ऐसे कुछ वर्ड लिखा होगा। तो संतुलन लगा है तो समझ लेना इस वाले चैप्टर का जो हम कर रहे हैं आजकल। और अगर वो सिंपल कुछ नहीं कह रहा, खाली पूर्ति बोल रहा है तो समझ जाओ ना वो इस वाले चैप्टर का है। मांग बोल रहा है तो समझ जाओ वो इस चैप्टर का है। समझ हमारी बात क्या है। अभी और भी डीप बातें करेंगे और डायग्राम भी बनाना स्टार्ट करेंगे, बट अगले वाली जो हमारे पार्ट आने वाला है वहां से वो आप कर्व बनने वाले हैं सारे। पहले बेसिक कर्व बनाएंगे सारे और फिर धीरे धीरे जो क्वेश्चन पेपर में आता है, जो मतलब क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग हम करना स्टार्ट कर देंगे, अनसॉल्व भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।